तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे, ठीक ना? अच्छा, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? देखो, सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम लोगों को पहले कुछ टर्मिनोलॉजी जानना पड़ेगा, जैसे कि क्या है? प्रिंसिपल है, ठीक, और क्या है? प्रिंसिपल है, और फिर क्या है? टाइम है, ठीक, टाइम है, और क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अच्छा, और क्या है? एसआई है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर जिसने प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नहीं किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस जाके देख लेना, क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस जब मैंने कर रहा था तो मैंने बोल दिया था कि ये प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल इंटरेस्ट के साथ रिलेटेबल है। कैसे रिलेटेबल है ये समझते हैं। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या होता है, जैसे कि कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक, और क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है, और क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक ना? तो अभी जो कॉस्ट प्राइस है, तो इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही हम प्रॉफिट परसेंटेज लगाते थे, फिर सेलिंग प्राइस आता था, फिर कॉस्ट प्राइस के ऊपर हम लॉस परसेंटेज लगाते थे और सेलिंग प्राइस आता था, ठीक ना? लेकिन यहाँ पर क्या चलता था? प्रॉफिट लॉस में कभी प्रॉफिट होता था, कभी लॉस होता था, इसीलिए प्रॉफिट परसेंटेज लगाते थे, लॉस परसेंटेज लगाते थे। किंतु सिंपल इंटरेस्ट में ना क्या होगा? यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई लॉस का कोई भी फैक्टर्स नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर प्रॉफिट ही होता है। जैसे कि मान लो, पहली क्या टर्मिनोलॉजी है? प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल क्या होता है? आपने किसी भी मनी को मान लेते हैं 100x रुपीज, आपके पास 100x रुपीज है, आपने क्या किया? बैंक में जाके जमा कर दिया, मतलब डिपॉजिट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? फिर 100x आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। तो ऐसे आपने जो मनी डिपॉजिट किया होता है, वो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किए हो या कहीं पर भी डिपॉजिट किए हो, तो वो प्रिंसिपल बन जाता है। और अगर आपने मान लो बैंक से इतना मनी बोरो भी किया है, तो भी वो आपके पास है ना, तो वो क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक। और टाइम तो सबको पता है, टाइम क्या होता है? 1 ईयर, 2 ईयर, मंथ होता है, ठीक ना? ये टाइम होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक, और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? देखो, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेट करके समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होता था, और कॉस्ट प्राइस को ही हम बेस मान के उसके ऊपर ही प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट लगाते थे। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट में जब भी इंटरेस्ट बोला जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग क्या करेंगे? किसको बेस मानेंगे? प्रिंसिपल को बेस मानेंगे। जैसे यहाँ पर प्रॉफिट लॉस में कॉस्ट प्राइस को बेस मानता था, यहाँ पर क्या करेंगे? प्रिंसिपल को बेस मानेंगे। अगर प्रिंसिपल को बेस मानेंगे तो फिर इसके ऊपर भी कोई ना कोई तो रेट लगना चाहिए, जैसे कि क्या है? सेलिंग प्राइस की तरह कुछ है। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट की जगह क्या होता? यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट की जगह क्या होता? अगर मान लो प्रिंसिपल पी है, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल का पी ले लेते हैं, प्रिंसिपल पी है, ठीक, मतलब इतना डिपॉजिट किया है और बोरो किया है कहीं से भी, तो इसके ऊपर क्या लगेगा? यहाँ पर तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट लग रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम स्मॉल आर बोलो, आप कैपिटल आर बोलो, इतना परसेंटेज से डिनोट करते हैं। तो पी के ऊपर क्या लगेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। ये जो मल्टीप्लाई फैक्टर है P इंटू आर परसेंट, और इसको ऐसे भी बोलो P इंटू आर परसेंट, तो ये क्या बन के आता है? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बन के आता है। क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट बन के आता है, ठीक। तो फिर ये देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर परसेंट, तो ये किसके ऊपर लगा है? ये किसके ऊपर लगा है? पी के ऊपर लगा है। और पी क्या है? यहाँ पर पी है हमारे पास प्रिंसिपल। तो फिर प्रिंसिपल के ऊपर हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, ये बात को ध्यान रखना। प्रिंसिपल को हम यहाँ पर बेस मानेंगे और प्रिंसिपल के ऊपर रेट ऑफ परसेंटेज लगेगा सिंपल इंटरेस्ट में। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी को हम बेस मानते थे और उसके ऊपर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट लगाते थे, वैसे ही सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल को हम बेस मानेंगे और उसके ऊपर रेट परसेंटेज लगाएंगे। और ये जो फैक्टर है P इंटू, ये जो मल्टीप्लाइड फैक्टर है P इंटू आर परसेंट, तो ये क्या बन जाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है हमारे पास। और एसआई क्या है? एसआई देखो, आपने 100x रुपया डिपॉजिट किया कहीं पर भी, और इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देके, ठीक, आपने इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना टाइम में? टी टाइम में अगर दिया होगा, मान लो आपने टाइम टी लिया हुआ है, तो आर परसेंट इंटू टी, ये जो है ये क्या है? ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक ना, इतना टाइम के लिए। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या एज्यूम किया था कि यहाँ पर टी 1 ईयर है, तभी ना पी इंटू आर परसेंट लग रहा था, P इंटू आर परसेंट लग रहा था। क्योंकि देखो, T अगर आप लोगों ने 1 ले लोगे
तो 8% से मल्टीप्लाई होके तो 8% ही आ जाएगा ना। तो हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया था t इक्वल्स टू 1 ईयर का, ठीक, t इक्वल्स टू 1 ईयर का। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम पूछे टी ईयर के लिए क्या होता, टी ईयर के लिए, टी ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कोई पूछता, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या बोलते हैं r% और इंटू टी। तो इस बात को मोटा मोटा से ध्यान रखना कि टी ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट r% इंटू टी होता है। अभी टी के ऊपर आप 2 ईयर के लिए कैलकुलेट करोगे तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, r% इंटू 2, मतलब 2r% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये किसके ऊपर लगता है, अभी अभी पढ़ा कि प्रिंसिपल के ऊपर लगता है। तो जब आप प्रिंसिपल के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 ईयर का बन गया तो 2r% आप लगा दोगे, तब निकल के आ जाएगा हमारे पास क्या, CI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो फिर से समझते हैं, देखो और एक बार रिवाइज कराते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं प्रिंसिपल के ऊपर, तभी सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है। तो प्रिंसिपल के ऊपर आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कितने ईयर क्या, टी ईयर का, ठीक, टी ईयर का लगा दो, तो फिर क्या आ जाएगा, r% से लगा दो, ठीक। तो फिर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट r% इंटू टी बन के आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बन के आ जाएगा। तो p इंटू इसका मतलब r इंटू टी और अपन जा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा r का ये परसेंटेज के लिए। तो फिर SI क्या निकल के आया, SI इक्वल्स टू PRT/100 निकल के आया, सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या है, यही है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक ना, ठीक। तो फिर क्या क्या जान लिया, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की तरह क्या यूज हो रहा है, कॉस्ट प्राइस की तरह प्रिंसिपल यूज हो रहा है, ठीक, अच्छा। और यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट की तरह क्या यूज हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज हो रहा है, मतलब r% यूज हो रहा है, ठीक। और फिर यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, देखो सिंपल इंटरेस्ट मतलब, सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या, प्रॉफिट। जैसे कि यहाँ पर प्रॉफिट होता था ना, तो यहाँ पर भी तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब कुछ एक्स्ट्रा मनी आ जाता है, तो वही सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक, अच्छा। जैसे कि मान लो आपने 100x प्रिंसिपल ले लिया और उसके ऊपर आपने 20% लगा दिया, कितना, मान लो 1 ईयर के लिए लगा दिया, तो फिर 100x मतलब प्रिंसिपल ये है और उसके ऊपर ई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे, मतलब 20 इंटू 1 मतलब 20% लगा देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो फिर 100x के ऊपर आपने 20% लगा दिया तो क्या आ गया, 20x आ गया। तो ये जो एक्स्ट्रा मनी है ना, ये जो एक्स्ट्रा मनी है क्या, आफ्टर 1 ईयर, तो ये क्या कहलाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। और 1 ईयर के बाद आपके पास कितना मनी हो गया, फिर ये प्रिंसिपल था, ठीक, और आपके पास यहाँ पर SI था 20x, तो टोटल कितना आ गया, 120x आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम अमाउंट बोलेंगे। तो फिर अमाउंट कैसे निकला, अमाउंट निकला जब आपने प्रिंसिपल के साथ सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ा, तभी आपके पास क्या निकला, अमाउंट निकला है, ठीक। और इस अमाउंट को हम यहाँ पर कैसे रिलेट करेंगे, अमाउंट को हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस से रिलेट करते हैं। जैसे हमने कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट परसेंट लगा के, कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट परसेंट लगा के सेलिंग प्राइस लाते हो, और यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल के ऊपर कॉस्ट प्राइस की जगह प्रिंसिपल रख देते हैं, ठीक ना, कॉस्ट प्राइस की जगह प्रिंसिपल रख देते हैं, और प्रॉफिट परसेंटेज की जगह हम रेट परसेंट लगा के कितने ईयर के, टी टाइम्स के लिए हम लोग क्या ला देते हैं, इंटरेस्ट ला देते हैं। तो ऐसे ही प्रॉफिट लॉस के साथ सिंपल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट का चैप्टर रिलेटेबल है, ठीक। तो इसको हम और भी अच्छे से अगर समझे तो देखो, हमने ये डिडक्ट कर लिया कि अमाउंट इक्वल्स टू कैसे आएगा, प्रिंसिपल के साथ जब आप सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ोगे, और प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट अभी अभी जाना कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT अपॉन 100 होता है। तो यहाँ पर PRT अपॉन 100 लगा दो, फिर P कॉमन ले लो तो 1 प्लस RT अपॉन 100 ये बन के आ जाएगा हमारे पास क्या, अमाउंट बन के आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही फॉर्मूला रिड्यूस होता है और ये हम लोग रट लेते हैं, ठीक ना। और ऐसा ही देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है और हम लोग
रख लेते हैं। जैसे कि अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर मान लो पी के ऊपर आपने 8% से लगाया 1 ईयर के लिए, ठीक, तो क्या बन के आएगा, पी आर परसेंटेज आ जाएगा। अगर पी के ऊपर आपने 8% से अगर 2 ईयर के लिए लगाया तो पी के ऊपर क्या आ जाएगा, 2R परसेंटेज आ जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ये सब आपका सिंपल इंटरेस्ट है। ये सिंपल इंटरेस्ट है 1 ईयर के लिए, ये सिंपल इंटरेस्ट है आपका 2 ईयर्स के लिए। ऐसे करते करते आप अगर चलोगे तो पी के ऊपर 8% लगाओगे कितना ईयर्स के लिए, टी ईयर्स के लिए, तो फिर क्या बन जाएगा, पी इंटू 8% इंटू टी, मतलब पी आर टी अपॉन 100। ये ही सिंपल इंटरेस्ट है कितना ईयर्स के लिए, टी ईयर्स के लिए है। ये देखो फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ऐसे ही फॉर्मूला यहाँ से ये रिड्यूस होता है। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? ठीक, क्लियर है सिंपल इंटरेस्ट से कैसे रिलेटेबल है प्रॉफिट लॉस, ठीक ना? ठीक, अच्छा, अगर और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर तो देखो 1, 2 और 3, तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर क्वेश्चन में दिखता रहता है कि अगर मान लो इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इतना हो जाए, कितना हो जाए, हाफ ईयरली हो जाए, हाफ ईयरली हो जाए, कितना हो जाए, हाफ ईयरली हो जाए। और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ था, 1 ईयर हुआ था। और 1 ईयर का मतलब क्या है, 1 ईयर का मतलब है पर एनम। अगर पर एनम बोलेगा तो हम लोग क्या समझेंगे, 1 ईयर। और इसको ऐसे भी बोलते हैं कि एनुअली, एनुअली अगर बोलेगा तब भी हम क्या समझेंगे, 1 ईयर ही समझेंगे, ठीक ना? अच्छा, और यहाँ पर देखो इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली बोलेगा तब हम क्या करेंगे, अगर इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोलेगा, क्वार्टरली, अगर क्वार्टरली बोलेगा तब हम क्या करेंगे, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मंथली बोलेगा तब हम क्या करेंगे, इसको डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि कुछ लोग रटा देते हैं कि हाफ ईयरली बोलेगा तो आर को हम 2 से, आर परसेंटेज को हम 2 से डिवाइड कर देंगे और जो टाइम रहेगा हमारा उसके साथ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों ऐसे करते हैं हम समझेंगे। फिर क्वार्टरली बोलेगा तो आर को 4 से डिवाइड कर दो और टाइम को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। और मंथली बोलेगा तो आर परसेंट को आप 12 से डिवाइड कर दो और टाइम को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्यों करना होता है, ये रटेंगे नहीं, ये समझेंगे डायग्राम के थ्रू। देखो अगर मान लो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, 12 मंथ है, क्या है, 12 मंथ्स है, मतलब 1 ईयर है, ठीक। अच्छा, तो फिर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली बोलेगा, हाफ ईयरली मतलब ईयर का, पूरा ईयर का मतलब 12 मंथ का हाफ, तो इसका हाफ कर दोगे तो एक टाइम ड्यूरेशन देखो यहाँ से यहाँ निकल के आएगा और एक टाइम ड्यूरेशन यहाँ से यहाँ निकल के आएगा। तो हाफ कर दोगे तो ये जो टाइम ड्यूरेशन होगा, ये वाला जो टाइम ड्यूरेशन होगा ये कितने का होगा, 6 मंथ का होगा। और ये वाला भी टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, 6 मंथ का होगा। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% अगर बोलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये क्या होता है, ये हमेशा एनुअली होता है, ठीक ना। और यहाँ पर क्या बोला है, हाफ ईयरली बोला है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 2 इंटरवल के लिए 2 पार्टों में, इक्वली 2 पार्टों में बांट देंगे तो ये क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट R/2 आ जाएगा, ठीक ना। इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, और टाइम, टाइम देखो एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक है, ठीक, 6 मंथ का। और दूसरा साइकिल मतलब दूसरा इंटरवल, साइकिल बोलो इंटरवल बोलो, दूसरा इंटरवल क्या है, यहाँ से यहाँ तक का है। तो ये एक इंटरवल बन गया, ठीक, और ये एक इंटरवल बन गया। मतलब 2 इंटरवल के लिए हम टाइम से क्या गुना करते हैं, 2 मल्टीप्लाई करते हैं। इसीलिए जो भी टाइम दिया होगा उसको हम, अगर टी टाइम दिया होगा उसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 इंटरवल हमको हाफ ईयरली में कैलकुलेट करना होता है। ठीक सेम तरह से अगर आप क्वार्टरली देखोगे, क्वार्टरली देखोगे तो ये तो 12 मंथ्स है, ठीक ना, ये तो 12 मंथ्स है मतलब 1 ईयर। और इसको क्वार्टरली मतलब आप
कितना भागों में तोड़ते हो, इसको 4 भागों में तोड़ते हो, तो ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, मतलब टोटल 3 मंथ्स करके, 3 मंथ्स, ये भी 3 मंथ्स है, 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 तो ये 3 मंथ करके 4 पार्ट में 8% बांटता है, और हर एक पार्ट में r/4 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 इतना परसेंटेज निकल के आता है हर पार्ट में, मतलब हर ड्यूरेशन में। इतना तक ये एक ड्यूरेशन है, इतना तक ये एक ड्यूरेशन है, इतना तक ये एक ड्यूरेशन है, और इतना तक ये एक ड्यूरेशन है। तो ये ऐसे 4 ड्यूरेशन के लिए हम टाइम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे आपको सोचना है कि पूरे ईयर को आपने कितने इंटरवल में बांट दिए हो। जितना इंटरवल में आप पार्ट करते जाओगे, उसको सेक्शन करते जाओगे, उतना ही आपको आर को, मतलब रेट परसेंट को आपको उतना पार्टों में बांटना है, और टाइम का जो है उतना इंटरवल के लिए आपको अप्लाई करना है। इसीलिए टाइम के साथ हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है और रेट के साथ हमेशा डिवाइड हो जाता है। तो फिर मंथली में क्या होगा, मंथली में हर एक ईयर को हम हर मंथली में मतलब हर 1 ईयर में हर एक मंथ को हम डिवाइड करेंगे। ठीक, तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये 6 मंथ में बढ़ गया। यहाँ से ये क्या हो गया, यहाँ पर देखो 3 मंथ में बढ़ गया। ठीक, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसका भी 3 टुकड़ा होगा, इसका भी 3 टुकड़ा होगा, और इसका भी 3 टुकड़ा होगा, और इसका भी 3 टुकड़ा होगा। तो ये एक पार्ट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब टोटल 12 पार्ट में बांटता है। इसीलिए रेट परसेंट को हम 12 से डिवाइड करते हैं, और टाइम को हम टी से मल्टीप्लाई, टाइम को हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कब होता है, मंथली, जब हमें कह दे रेट परसेंट को ऐसे डिवाइड करना होता है और टाइम को 12 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक, तो ये सब अक्सर आपके क्वेश्चन में दिखेगा, तभी आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करोगे। ठीक, इतना तक क्लियर है। तो फिर क्या क्या समझा, एस आई इक्वल्स टू PRT/100 होता है, ठीक ना। और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है जब आप प्रिंसिपल को एसआई से जोड़ते हो तो फिर क्या आता है, P × 1 + RT/100 ये होता है। ठीक, ये सब समझ गए। अगर चाहो, देखो एक चीज यहाँ पर, अगर मैंने बोला कि यहाँ पर कितना वेरिएबल है, आप बोलोगे देखो एक तो P वेरिएबल है, एक SI है, और फिर एक R है, एक T है, और एक क्या है, अमाउंट है, मतलब 1 3 4 5, टोटल 5 वेरिएबल्स है। कितना है, टोटल 5 वेरिएबल्स है। तो एग्जामिनर चाहेगा आपको इन 5 वेरिएबल्स में से 4 वेरिएबल्स आपको दे देगा, मतलब ये गिवन होगा क्वेश्चन में, और आपको एक वेरिएबल को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये कैलकुलेट कर लो। तो ऐसे फ्रेमिंग कर सकता है। अगर वो लोग चाहेगा एस आई इक्वल्स टू PRT/100 के ऊपर खेल ले, तो यहाँ पर कितना वेरिएबल है, SI P R और T 4 वेरिएबल है। टोटल कितना वेरिएबल है, 4 वेरिएबल्स है। तो इन 4 वेरिएबल्स में से वो लोग क्या कर देगा, 4 वेरिएबल्स में से वो लोग 3 वेरिएबल्स दे देगा। ठीक, ये इसका डाटा आपको गिवन होगा, और आपको एक वेरिएबल का वैल्यू आपको पूछ लेगा। तो ऐसा कर सकता है। कैसे, देखो इसको ही हम अगर चेंज करके इस 3 तरह से लिख सकते हैं कि ना, एक बार सोच के देखो। ठीक, जैसे कि अगर मान लो R कैलकुलेट करने को बोले, तो इसको हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, SI × 100/P × T, ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या किया, SI दे दिया, P दे दिया और T दे दिया, मतलब 3 वेरिएबल दे दिया और एक वेरिएबल पूछ लिया। अगर T कैलकुलेट करना होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सोच के देखो, P × R, तो यहाँ पर भी 3 वेरिएबल दे दिया, एक वेरिएबल पूछ लिया। अगर P कैलकुलेट करना हो तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, SI × 100/T × R, तो यहाँ पर भी 3 वेरिएबल दे दिया और एक वेरिएबल पूछ लिया। तो ऐसे फॉर्म में भी आपको पूछ सकता है। तब आपको बेस ये मान के चलना है कि इस फॉर्मूले बोलो, जो भी बोलो, इससे हम इन तीनों चीजें क्या कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक ना, तो ऐसे क्वेश्चन बनता है, ऐसे सब कुछ होता है। ठीक, इतना ही था, और इसके लिए आप लोग डरते रहते हो, सिंपल इंटरेस्ट सबसे छोटा होता है। ठीक ना, ठीक, तो इतना तक पूरा क्लियर हो गया आई होप। और उसके बाद एक चीज
समझा देंगे तो मतलब पूरा कहानी सिंपल इंटरेस्ट का खत्म हो जाएगा। क्या, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये चीज अगर समझा दोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट है, मान लो एक एग्जाम्पल के साथ जाते हैं। 100x, 100x आपने क्या किया, 100x के ऊपर आपने ये प्रिंसिपल है और R% आपने ले लो 10% ले लो, ठीक, और टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर के लिए ले लो। तो फिर अगर हम आपको एसआई कैलकुलेट करने को बोलूंगा तो क्या करोगे, एसआई इक्वल्स टू PRT/100 होता है, और आप ऐसे भी लगा दो PRT/100, ठीक। और आप ऐसे भी चाहो तो सोच सकते हो कि एसआई कैलकुलेट करने को बोलेगा तो प्रिंसिपल के ऊपर ही कैलकुलेट होगा, और प्रिंसिपल तो 100x है, ठीक। और प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट करूंगा, क्या कैलकुलेट करूंगा, रेट परसेंट, और रेट परसेंट क्या बनता है, R इंटू टी करके, R इंटू टी करके मतलब 10 इंटू 1 मतलब 10%, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर से 10x आ जाएगा, और यहाँ से भी अगर कैलकुलेट करोगे तो 10x। तो आप ऐसे कर लो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट, और ऐसे कर लो सोच के, जहां से भी आप कर लो सिंपल इंटरेस्ट 10x आएगा, ठीक। अच्छा, अगर सिंपल इंटरेस्ट 10x आता है तो ये कितने ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए। अगर मैं बोलूं t इक्वल्स टू आप 2 ईयर्स के लिए ले लो, आप 10% ले लो, p जैसा था वैसा ही ले लो, और हमको एसआई कैलकुलेट करने को बोलो। तो एसआई किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल के ऊपर। कितना रेट ऑफ परसेंट है यहाँ पर, 2 इंटू 10 मतलब 20%। तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 20x आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। अच्छा, तो 20x क्यों आया, 2 ईयर के लिए आया, 20x क्यों आया, 2 ईयर के लिए आया। अच्छा, फिर देखो p 100x ले लो, r को 10% रख दो, और t को इस बार 3 ईयर्स के लिए लेते हैं। तो फिर ऐसा कितना आ जाएगा, 100x के ऊपर 3 इंटू 10 मतलब 30% लगा देंगे तो 30x आ जाएगा। तो ये कितने ईयर्स के लिए, ये 3 ईयर्स के लिए आया। 20x कितने ईयर्स के लिए आया, 2 ईयर्स के लिए आया। 10x कितने ईयर्स के लिए आया, 1 ईयर के लिए आया ना, ये 1 ईयर के लिए आया, 10x 1 ईयर के लिए आया। तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक, एक चीज देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर हम लोग 1 ईयर के लिए जब बोलता है तब सिंपल इंटरेस्ट कितना आता है, 10x आता है। अच्छा, 2 ईयर के लिए कितना आता है, 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए टोटल 20x आता है। लेकिन हम 2 ईयर्स को, इस 20x को हर ईयर में बांट दें तो इक्वली 10x और 10x आ जाएगा। फिर अगर हम देखें 3 ईयर्स के लिए टोटल कितना आया, 30x आया। तो फिर इस 30x को हम हर एक ईयर के लिए बांट दें तो 3 ईयर्स के लिए कितना आ जाएगा, 10x करके आ जाएगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट जितना ईयर्स के लिए बोलोगे हर ईयर्स के लिए इक्वली बढ़ता है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक, ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे हमें ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि एवरी ईयर सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड्स इक्वली, और हम ऐसे भी कह सकते हैं एवरी ईयर सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स सेम। तो ये चीजें हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, और ये कई बार क्वेश्चन में अप्लाई होता है, ठीक, जैसे आपने देखा है, ठीक ना। तो इतना तक समझ में आ गया, तो आई होप आपका सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहीं पर हम सिंपल इंटरेस्ट को दी एंड रखते हैं। अगर इतना तक आपको समझ में आ गया उसका मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सो बाय बाय, टेक केयर।